नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार राज्य के अत्यंत पिछड़ी जातियों की भावनाओं को लेकर। अगस्त 2022 में जब श्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन की सरकार बनाई 7 दलों की, जिसमें आरजेडी, तीनों वामपंथी पार्टियाँ, हम और कांग्रेस शामिल हैं, श्री नीतीश कुमार जी और बिहार की महागठबंधन सरकार भारतीय जनता पार्टी के आंख की किरकिरी बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी इस बात से वाकिफ़ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि ये बिहार की महागठबंधन सरकार सफलता के रूप में चलती रही और श्री नीतीश कुमार जी बिहार के बाहर प्रचार के लिए और विपक्षी एकता के लिए काम करने लगे तो निश्चित तौर पर 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही रोचक हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है कि बिहार में महागठबंधन दलों में दरार पैदा की जाए, और इसी कड़ी को अगर आप जोड़ना शुरू करेंगे तो चाहे श्री प्रशांत किशोर जी हों, श्री आरसीपी सिंह साहब हों, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी प्रकरण हो, श्री चिराग पासवान जी का प्रकरण हो, आपको यह मानकर चलना होगा कि सभी कड़ियाँ एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं और ये किसी न किसी तरह से श्री नीतीश कुमार जी को घेरने का प्रयास। भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि श्री नीतीश कुमार जी बिहार के पिछड़े वर्गों में काफ़ी लोकप्रिय हैं, अत्यंत पिछड़े वर्गों में तो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं और महादलितों में भी काफ़ी इनकी शाख है। इन्होंने इन सभी लोगों के लिए बहुत किया है और महिलाओं के लिए तो इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो हमेशा याद किए जाएंगे। आने वाली पीढ़ी भी इस बात को याद रखेगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए मैं आज विशेष रूप से ये वीडियो जारी कर रहा हूँ कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को बिहार में यह सोचना चाहिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर, श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्री नीतीश कुमार जी ने ही सामाजिक न्याय के लिए जितना काम किया है वो किसी भी नेता के द्वारा आज तक बिहार में कम से कम नहीं किया गया है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर का दायरा तो पूरे देश में था। उन्होंने जो भी कदम उठाए उसमें से बहुत से कदम, चाहे देश भर में आरक्षण ही लागू करने का मंडल आयोग वाला जो है, उसकी भी बुनियाद वर्ष 1978 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने ही रखी थी। सबसे पहले तो मैं यह कहूँ कि जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी समाज के स्तर पर भ्रम फैला रही है, खासकर अत्यंत पिछड़ों को, क्योंकि अत्यंत पिछड़ों में नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता बहुत अधिक है। उसके पीछे कई कारण हैं। वर्ष 2001 में इनकी सरकार ने 2005 में सरकार बनी और 2006 में इन्होंने ग्रामीण निकायों में आरक्षण दिया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 20%, महिलाओं को 50%। 2007 में इन्होंने अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 20% आरक्षण और महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की, और ये आरक्षण एकल पदों पर भी लागू रहा, जिसने सामाजिक क्रांति लाने का काम किया। वर्ष 2009 में लोअर जुडिशियरी में अर्थात सिविल जज के पदों पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। अभी 21% आरक्षण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है और पिछड़ा वर्ग के लिए 12% आरक्षण है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 16 और 1% आरक्षण प्राप्त है। ये ऐसे कार्य हैं जिसके कारण अत्यंत पिछड़ा वर्ग में इनकी काफ़ी शाख रही है। इसके अतिरिक्त चाहे वो स्कॉलरशिप का मामला हो, छात्रावास का मामला हो, स्कूल का मामला हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। प्रोत्साहन योजना है सिविल सर्विसेज के लिए, बीपीएससी, यूपीएससी के लिए, ये सब हमेशा याद किए जाएंगे। हाल के दिनों में जो गोपालगंज और कुर्नी का रिजल्ट आया तो इससे ये प्रचारित हुआ कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भ्रम की स्थिति है कुछ कारणों से, जिसमें पहला भ्रम की स्थिति तो यही पैदा की गई कि कुछ जातियों को जोड़ा गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग में। मैं उसमें से सिर्फ एक जाति का उदाहरण देना चाहूँगा, तेली का। हृदय पर हाथ रखकर बिहार के सभी अत्यंत पिछड़े वर्ग की जो जातियाँ हैं, उनके नेता हैं, वो सोचें कि क्या तेली जाति शैक्षणिक आधार पर और सामाजिक आधार पर पिछड़े नहीं है? तेली जाति के साथ आज भी
कुछ मामलों में अस्पृश्यता की भावना है, मैं निसंकोच कहना चाहूँगा। इसलिए इतना अपने विचार को हमको कमज़ोर नहीं रखना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि खतवे और चौपाल जैसी जाति जो दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल में अच्छी संख्या में है, वो अनुसूचित जाति में ले जाई गई अत्यंत पिछड़ा वर्ग से। ये अभी कमीशन की रिपोर्ट पर ये सब कुछ हुआ है ना। 5 स्वास्थ्य जाति अनुसूचित जाति में ले जाई गई हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से लोहार को हटाकर अनुसूचित जनजाति में ले जाया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया। इसमें बिहार श्री नीतीश कुमार जी ने कौन सा गलत काम कर दिया? इसीलिए किन्हीं के भ्रम फैलाने से आप भ्रम में अगर आते हैं तो ये बहुत दुखद है। एक भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि आरजेडी चूंकि इस सरकार में शामिल है नीतीश कुमार जी के साथ, आरजेडी का कोर वोट बैंक जो MY समीकरण है वो अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए ज़्यादा हानिकारक है। मैं याद दिलाना चाहूँगा अपने अत्यंत पिछड़े वर्ग के नेताओं, कार्यकर्ताओं और पूरी जनता से कि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए थोड़ी सी भावना में मत बहिए। हजारों हजार वर्ष का इतिहास देखिए कि जो सामंतवादी तत्व हैं, मनुवादी तत्व हैं, वे ही पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हक को मारते रहे। उन्हें शिक्षा तक का अधिकार उन्होंने नहीं मिलने दिया कभी। और जब संकट की घड़ी आपके साथ समाज में होगी, मुझे पूरा विश्वास है कि पिछड़े वर्ग की ही जो जातियां हैं वो आपके साथ खड़ी रहेंगी हर संकट की घड़ी में, न कि वे मनुवादी तत्व। इसीलिए इन छोटी बातों में हमें नहीं जाना चाहिए। मैं यह भी याद दिलाना चाहूँगा कि बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने पिछड़ा, अति पिछड़ा को 2 कोटि में बांटकर आरक्षण दिया। भारतवर्ष की जो पिछड़े वर्ग की सूची है बिहार की, उसमें एक ही सूची है ना। उसी में यादव भी हैं, कोयरी भी हैं, कुर्मी भी हैं, बनिया भी हैं। उसी में अत्यंत पिछड़े वर्ग की जितनी जातियाँ हैं, चाहे वो नाई जाति हो, अन्य जो पिछड़े वर्ग की मंडल जाति हैं, ये सब भी उसी में आती हैं। तो क्या उनसे IAS IPS नहीं आते एक साथ compete करने में? जो मेरिटोरियस हैं वो compete करके आ रहे हैं, SSC में अच्छी नौकरियों में जा रहे हैं, सम्मिलित सूची में, रेलवे में, बैंक में, पोस्टल में, LIC में। इसीलिए इस भावना में नहीं बहना चाहिए। मैं कुछ पीछे ले जाना चाहूँगा सामाजिक न्याय की लड़ाई को। हमें याद करना चाहिए ज्योतिबा फुले को, हमें याद करना चाहिए छत्रपति साहू जी महाराज को, डॉक्टर BR अम्बेडकर को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, पेरियार रामासामी नायकर को, जननायक कर्पूरी ठाकुर को। इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया है सामाजिक न्याय के लिए, और जो आज आरक्षण है वो इन्हीं महापुरुषों की संघर्ष का की देन, जिसे श्री लालू प्रसाद यादव जी ने और श्री नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाया है। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई केंद्र में, उस वक्त जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था। कई नेताओं के नाम थे, उसमें एक नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भी था। चूँकि इसके पहले 1969 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे। लेकिन कर्पूरी जी आखिर क्यों नहीं बन पाए राष्ट्रीय अध्यक्ष? अंततः चंद्रशेखर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। याद करना चाहिए कि जनता पार्टी जो बनी थी उसमें सबसे बड़ा घटक भारतीय लोक दल था। उसके बाद ही जनसंघ घटक, सोशलिस्ट घटक या संगठन कांग्रेस घटक या चंद्रशेखर जी का ग्रुप हो वगैरह था। लेकिन सामाजिक न्याय के 2 नेता जो प्रधानमंत्री के दौर में थे, चौधरी चरण सिंह और श्री जगजीवन भाऊ, दोनों में आखिर किन तत्वों ने मेल नहीं होने दिया? और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुए। उनके घटक से 25 से ज़्यादा सांसद नहीं थे, लेकिन उनके कैबिनेट मंत्री कितने बनाए गए? 6 या 7। जबकि भारतीय लोक दल, जिसके सबसे ज़्यादा सांसद लगभग 100 सांसद जीत कर आए थे, उनके मंत्री 3 या 4 हुए थे। चौधरी चरण सिंह जी को मजबूर किया गया, ऐसी परिस्थिति ला दी गई और उन्हें कैबिनेट से हटाया गया था बाद में। आप याद कीजिए इस घटना को। और फिर उनकी वापसी हुई, लेकिन पोर्टफोलियो चेंज करके। 77 में जब सरकारें कई राज्यों में जनता पार्टी की बनी, तो लोक दल घटक से बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर,
उत्तर प्रदेश में श्री राम नरेश यादव, हरियाणा में श्री देवीलाल और उड़ीसा में श्री नीलमणि राउत के नेतृत्व में सरकार बनी। लेकिन जो तत्कालीन जनसंघ घटक था, ये संगठन कांग्रेस का घटक था, उन लोगों ने क्या रोल अदा किया। जो ही 78 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए आरक्षण की घोषणा की और उधर धीरे धीरे बारी बारी से राम नरेश यादव जी की सरकार गिरा दी गई, देवीलाल जी की सरकार गिरा दी गई और अंततः जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भी सरकार गिरा दी गई। इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। जो लोग आपके बीच भ्रम पैदा कर रहे हैं उनसे ज़रा ये पूछिए कि 20% अभी जो इलेक्शन हुआ नगर निकायों का, 20% आरक्षण का विरोध किन लोगों ने किया ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाकर, किन के इशारे पे। उन लोगों से ये पूछिए कि जब 2009 में बिहार में जुडिशियल सर्विस में श्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने आरक्षण दिया अत्यंत पिछड़ों को, तो फिर ये ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाने की क्यों जरूरत पड़ी। आखिर EWS आरक्षण तो 48 घंटे में केंद्र सरकार पास करा लेती और धराधर पूरे देश की राज्य सरकारें बहुत बड़ी संख्या में लागू भी कर देती, लेकिन पिछड़ों के साथ ये अन्याय क्यों, अत्यंत पिछड़ों के साथ ये अन्याय क्यों। आज जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में 27% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों को दिया गया, आज तक लागू क्यों नहीं हुआ। इन परिस्थितियों को जरा देखिए। गुजरात में पटेल, महाराष्ट्र में मराठा, राजस्थान में गुर्जर और जाट, हरियाणा में जाट, कर्नाटक में लिंगायत व कालिगा, आंध्र प्रदेश में कापू जैसी जातियों को आज तक आरक्षण नहीं मिल पाया। जब EWS आरक्षण के लिए 50% की सीलिंग समाप्त की जा सकती है, तो फिर पिछड़े वर्गों के लिए ये 50% की सीलिंग में फिर कौन सा आरंगा। भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्तारूढ़ है, जिनकी सरकारें लगभग 1.5 दर्जन राज्यों में अकेले या गठबंधन सरकार है, क्या इनका रोल नहीं बनता है कि ये जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है, इनके लिए सीमा तोड़ने के लिए चाहे वो संविधान में कोई भी संशोधन करना हो, क्यों नहीं किया जा रहा है। मैं अनुरोध करता हूँ पुनः अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बिहार के लोगों से कि हृदय पर हाथ धरकर सोचिए कि जितना आपके लिए किया गया है ये सोशल जस्टिस की पार्टियों के द्वारा और वर्तमान जो माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, क्या भावना में बहकर इनके रास्ते में हम किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करेंगे? नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे सामाजिक न्याय की लड़ाई कमज़ोर होगी और आने वाली जो पीढ़ी हमारी है उसके आरक्षण पर असर पड़ेगा इसका। अगर इस तरह की भावनाएं हुई, अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं चल पाई और श्री नीतीश कुमार जी पूरे देश में विपक्षी एकता के लिए काम नहीं कर सके 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, पुनः अनुरोध करता हूँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सारे लोगों से कि बहुत ही शांत तरीके से आप एक एक चीज़ पर सोचिए और 5000 वर्षों के इतिहास को देखिए और तब सामाजिक न्याय की भावना के अनुकूल सामाजिक न्याय की पार्टियों के साथ रहने का प्रयास कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।